बात उन दिनों की है जब मैं मॉस्को में पढ़ा करता था। वहाँ मैंने एक पुराने टूटे फूटे से मकान में कमरा ले रखा था। कमरे का किराया कम था, बस यही एक फायदे की बात थी। शागिर्दी के दिन थे मेरे, जेब से कंगाल पर दिल से मालामाल। मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में एक लड़की रहती थी। वैसे शायद लड़की न कहकर औरत कहा जाए तो बेहतर होगा। वह कैसी औरत थी क्या कहूँ। किसी औरत के किरदार के बारे कुछ भी कहना सही नहीं। आप खुद समझदार हैं, बस समझ जाइए। मैं वह पोलैंड की रहने वाली थी। वहाँ रहने वाले सभी लोग उसे टेरेसा कहकर पुकारते थे। टेरेसा लंबे कद की औरत थी। लाल रंग के लंबे बालों वाली टेरेसा के चेहरे के बारे में क्या कहूँ। उसमें कशिश थी या कश्मकश कहना जरा मुश्किल है। पत्थर की तरह कठोर भावहीन चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक और रवैया पूरा टैक्सी ड्राइवर वाला। कुल मिलाकर उसकी शख्सियत इतनी मर्दाना थी कि उसे देखकर मारे डर के मैं सिहर उठता था। उसके कमरे का दरवाजा और मेरे कमरे का दरवाजा एकदम आमने सामने थे। उस वक्त तो मैं भूलकर भी अपना दरवाजा खुला नहीं रखता था जब मुझे पता होता था कि वह घर पर मौजूद है। वैसे ऐसा कभी कभार ही होता था, क्योंकि दोपहर को मैं अपने कमरे में नहीं होता था और रात को वो। कुछ एक बार सीढ़ियों पर वह जरूर मुझसे टकरा जाती थी। जाने क्यों उस वक्त मुझे देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थिरक उठती थी। 2-3 बार मैंने उसे नशे में झूमते हुए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई भी देखा था। खुले बाल, उदास वीरान आंखें और होठों पर वही कटीली मुस्कान। ऐसे मौके पर मुझे देखकर वह कुछ न कुछ जरूर कहती, मेहरबान शागिर्द, कहो क्या हाल है। फिर बेढंगी सी हंसी मेरे कानों के पर्दों को यूं चीरती थी कि मैं खुद को उससे और ज्यादा नफरत करने से रोक नहीं पाता था। मैं कमरा बदल लेना चाहता था ताकि उससे इस तरह टकराने से बच सकूं, पर मुश्किल ये थी कि और कोई कमरा खाली नहीं था। फिर मेरे कमरे की खिड़की से दूर दूर तक का जो खूबसूरत नजारा दिखाई पड़ता था, वो नजारा मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मन मारकर मैं बड़ी खामोशी से उसे बर्दाश्त किए जा रहा था। एक दिन मैं यूं ही छत को ताकता बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिमाग कक्षा में गैर हाजिर रहने के बहाने सोच रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा भड़भड़ा कर खुला और टेरेसा बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई। बादशाही सलामत रहे मेहरबान शागिर्द, उसकी कठोर आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्या हुआ? मैं झट से उठकर बैठ गया। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसमें मुझे परेशानी और उलझन साफ तौर पर दिखाई पड़ी। ये उसकी शख्सियत के बिल्कुल उलट कुछ अजीब से भाव थे। सुनो, टेरेसा कुछ हिचकते हुए अपने हर शब्द को संभाल कर कहने लगी, एक गुजारिश है तुमसे, उस पर नजर गड़ाए मैं बिस्तर पर ही बैठा रहा। मन ही मन मैंने सोचा है भगवान, कहीं आज मेरी इज्जत पर डाका तो नहीं पड़ने वाला। हिम्मत रख नौजवान, हिम्मत रख। टेरेसा वहीं दरवाजे के पास खड़ी खड़ी बोली, मुझे एक खत भेजना है। मेरा मतलब है कि मुझे एक खत लिखवाना है, बस इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हैरानी की बात थी कि उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी, संकोच और गुजारिश थी जो अमूमन नहीं हुआ करती थी। मैंने उसे कोई जवाब दिए बगैर खुद को कोसा, फिर खामोशी से उठकर स्टडी टेबल की कुर्सी पर जा बैठा। बैठो और लिखवाओ, मैंने कहा। वह बड़ी ही खामोशी से चलते हुए आई और दूसरी कुर्सी पर संभल कर बैठ गई। फिर वह मुझे कुछ इस तरह देखने लगी जैसे छोटा बच्चा गलती करने के बाद शर्मसार होकर किसी को देखता है। मैंने पूछा, खत किसके नाम लिखवाना है? बोरिस कार्पोव के नाम। उसने धीरे से कहा, वह वारसा में रहता है, तीसरे मर्कजी रोड के फ्लैट नंबर 312 में। ओह, बताइए क्या लिखना है मेरे प्यारे बोरिस, उसने कहना शुरू किया। मेरी जान, मेरे तुम्हारी महबूब, मेरी जान तुम में अटकी हुई है। बहुत दिनों से कोई प्रेम भरा खत नहीं मिला। क्या तुम अपनी इस नन्ही उदास कबूतरी को भूल गए? तुम्हारी टेरेसा। क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से मैं खुद को ठहाका लगाने से रोक पाया। नन्ही उदास कबूतरी, जरा आप खुद सोचिए, 6 फुट की कबूतरी जिसके हाथ पत्थर की तरह सख्त है, बारिश में भीगने से परहेज करने वाली कबूतरी जिसका घोंसला पेड़ की बजाय किसी घर की चिमनी में है। मैंने खुद पर किसी तरह काबू करके पूछा, ये बोरिस कौन है? बोरिस कार्पोफ, उसने सख्त लहजे में कहा।
मानो मुझे उसका पूरा नाम लेने की हिदायत दे रही हो। एक नौजवान है। नौजवान, हाँ, पर तुम ऐसे क्यों चौंक गए? क्या मुझ जैसी लड़की का कोई नौजवान महबूब नहीं हो सकता? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। वह खुद को लड़की कहने पर तुली हुई थी। अब उसकी इस गलतफहमी का भला क्या इलाज हो सकता है? मैंने कहा, नौजवान महबूब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता, उसने कहा। मैं पूरे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। यह खत लिखकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कैसे उतार पाऊंगी? वैसे अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट के पास आ जाना। नहीं नहीं नहीं, मैंने झट से कहा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। उसने फिर से कहा, अगर किसी कमीज का बटन लगवाना हो या सिलाई वगैरह करवानी हो तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने उसकी ओर देखते हुए कठोरता से कहा, मुझे इस तरह की खिदमत की कोई जरूरत नहीं। वह खामोशी से चली गई। 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन शाम के वक्त मैं खिड़की के पास खड़ा था और बाहर का नजारा देखते हुए सैर पर जाने के बारे में योजना बना रहा था। वैसे हकीकत तो यह थी कि मेरा दिल कुछ बेजार सा था। मौसम खराब था और बाहर जाकर सुकून हासिल करने की गुंजाइश कम ही थी। क्या करूं, क्या ना करूं, बस यही कशमकश मुझे बेजार किए जा रही थी। उस वक्त कोई और मसरूफियत भी नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर चला आया। मेहरबान शागिर्द, मशरूफ तो नहीं हो? मैंने पलटकर टेरेसा को देखा। वह फिर अपने उसी नरम और गुजारिश वाले अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने जवाब दिया, नहीं तो बताओ क्या काम है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और खत लिख कर दो। जी, बोरिस कार्पोफ के नाम? नहीं, इस बार का खत उनकी तरफ से है। क्या मेरा दिमाग घूम गया? मैं भी कितनी पागल हूँ। टेरेसा बोली, माफ करना, ये खत मैं नहीं लिखवा रही मेहरबान शागिर्द। ये खत मेरे एक दोस्त का है। दोस्त नहीं, एक जान पहचान वाले का है। उसकी मेरे जैसी, यानी टेरेसा जैसी एक महबूबा है। समझ रहे हो ना? वह उसके नाम खत लिखवा कर भेजना चाहता है। गुजारिश है तुमसे कि उसकी तरफ से तुम उस दूसरी टेरेसा के नाम झट लिख दो। मैंने बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा जिस पर परेशानी झलक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे मुझे कुछ कुछ बात समझ में आने लगी थी। मैंने कुछ तल्खी से कहा, ओ मैडम, ये क्या चक्कर है? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। ये बोरिस और टेरेसा है ही नहीं। मुझे इस गोरख धंधे में मत फंसाइए। माफ कीजिए मुझे। उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होंगी। मेरी इस तरह की दोस्ती बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी इस बात पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रुकूं या जाऊं, कुछ कहूं या चुप रहूं, इस कशमकश में जकड़ी वह खुद को इस अजीब हालत में फंसा हुआ पा रही थी। मुझे भी लगा कि शायद मुझसे अंदाजा लगाने में गलती हो गई है। शायद नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ। मेहरबान शागिर्द, उसने अपना मुंह खोला, फिर एकदम से खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और पलटकर दरवाजे की ओर जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर तेजी से बाहर निकल गई। मैं कुछ नाराज और कुछ शर्मसार सा परेशान खड़ा रह गया। बाहर बरामदे से उसके कमरे का दरवाजा खुलने और धड़ाक से बंद होने की आवाज आई। यकीनन वह काफी गुस्से में थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को बहुत कोसा और उसे मनाकर अपने कमरे में लाकर उसकी मर्जी के अनुसार खत लिखने का फैसला कर किया। जब मैं उसके कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर गया तब वह कुर्सी पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। सुनो, मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज सुनते ही वह झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थी। वह तेज कदमों से मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज में बोली, मैं नहीं सुनूंगी, तुम सुनो शागिर्द। वह बोरिस कहीं भी न हो और ये टेरेसा यानी मैं भी कहीं न हूँ। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या कागज पर कलम चलाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है? बोलो, चलो मान लो कि न कोई बोरिस है, नहीं कोई टेरेसा। ऐसा ही मानने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यही मानकर खुश हो जाओ। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। माफ करना, मैंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। तुम क्या कहना चाहती हो? कोई बोरिस नहीं है और न ही कोई टेरेसा। टेरेसा तो मैं हूँ।
मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं उसके चेहरे को ताकता रहा और सोचता रहा कि हम दोनों में से पागल कौन है। खुद को संभाल कर वह एक तरफ गई और मेज की दराज खोलकर कुछ तलाशने लगी। वहाँ से एक कागज का टुकड़ा निकालकर वो मेरी तरफ आई। मेरी खातिर बोरिस को खत लिखना तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल काम था, तो ये लो, कहते हुए उसने वह कागज का टुकड़ा मेरे मुंह पर दे मारा। ये वही दत्त है जो तुमने बोरिस के नाम लिखा था, रखो इसे, मैं किसी और से लिखवा लूंगी। मेरा दिमाग चकरा गया। मैं कुछ देर तक आंखें फाड़े उसे देखता रहा, फिर कुछ संभल कर उससे बोला, टेरेसा, इन बातों का क्या मतलब है? तुम किसी और से खत क्यों लिखवाओगी? मैं तो तुम्हें बोरिस के नाम का खत लिखकर दे चुका हूँ, जो तुमने उसे भेजा ही नहीं है। किसे नहीं भेजा? वह बोली, बोरिस को। मैं खामोश खड़ा रहा। कोई बोरिस नहीं है। वह चिल्लाते हुए बोली, पर मैं चाहती हूँ कि वह हो। मैंने बोरिस के नाम खत लिखवाया तो उससे का क्या गया? अगर वह इस दुनिया में कहीं नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वह वहशत के आलम में बोली, मैं उसके नाम का खत लिखवाती हूँ तो मुझे लगता है कि वह दुनिया कहीं मौजूद है। फिर मैं एक खत उसकी ओर से अपने लिए लिखवाती हूँ और फिर उसका जवाब लिखवाती हूँ। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। तुम बोरिस की तरफ से वह खत लिख देते तो मैं उसे किसी और से पढ़वा लेती और सोचती कि बोरिस, मेरा महबूब, कहीं मौजूद है। वो लिखे हुए सारे खत मेरे पास रहते। उन्हें सुनकर, उन्हें लिखवाकर, अपने भीतर एक नई दुनिया आबाद करके इस मक्कार और बदसूरत दुनिया की कड़वाहटों को मैं कुछ पलों के लिए भूल जाती। इसमें तुम्हारा या किसी और का या इस बेदर्द दुनिया का क्या जाता? मैं सिर झुकाए खामोश खड़ा रहा, ठीक वैसे जैसे कोई गुनहगार अदालत में खड़ा रहता है, और मैंने अपनी आंखों से छलक आए आप को रोकने की कोशिश भी नहीं की। और इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर है एंडिंग होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।